शुरुआत करेंगे 12 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से। आज जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके यहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक के अनुसार भारत की GDP साल 2019-20 में कितना % रहेगी। देखिए GDP क्या है हमारा कि अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं वो भारत की GDP को लेकर के अलग अलग अनुमान लगाती हैं। यहाँ की जो भी निवेश हो, जो कि निजी निवेश है, उसके अलावा जो निर्यात है, इन सभी को बेस मान करके। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP का अनुमान लगाया है कि 2019-20 में 7.5% रहेगी। हाँ, इस अनुमान लगाने का रीज़न भी है क्योंकि 7.5% एक अच्छी GDP है। GDP की रेट अगर हम लोग देखें या एक अच्छा रेट है, तो इसका रीज़न ये था, इसका अनुमान इसलिए लगा है क्योंकि भारत में निवेश को लेकर के और जो निजी निवेश में मजबूती आ रही है, मांग बेहतर हो रहा है, निर्यात में सुधार हो रहा है, इन सब वजहों से भारत की जो GDP का अनुमान लगाया गया है वो 7.5% लगाया गया है। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग GDP ग्रोथ बताया है। जैसे कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि भारत की GDP 7.2% से ग्रो करेगी। RBI ने भी बोला है कि भारत की GDP 7.2% से ग्रो करेगी। ठीक है, तो देखते हैं, अब हम लोग रहते हैं टॉपिक पे, बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो आया है GDP ये आया है वर्ल्ड बैंक से। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC। कुल मेंबर कंट्रीज कितनी है? 189 मेंबर कंट्रीज है। और अभी मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं डेविड मालपास। कौन बने हैं? डेविड मालपास, जो कि वर्ल्ड बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वर्ल्ड बैंक के लोगों के नीचे IBRD और IDA। तो जब भी कोई भी पर्सनालिटी वर्ल्ड बैंक की अध्यक्ष बनता है तो अब ऑटोमेटिकली वह IBRD और IDA का अध्यक्ष बन जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में तुत्सी समुदाय के नरसंहार की 25वीं बरसी कहाँ पर मनाई जा रही है? तुत्सी समुदाय की कहाँ पे मनाई जा रही है? तो मैं आपको बता दूं, यह मनाई जा रही है रवांडा में। अब तो सबसे पहला क्वेश्चन यह जनरेट होता है, चलिए तुत्सी तो फिर क्या है? तुत्सी एक समुदाय है, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग समुदाय हैं उसी तरह हमारे रवांडा में भी अलग अलग समुदाय हैं। हुआ क्या था कि इस नरसंहार में कुल 8 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जिनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल इसको एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी इसकी 25वीं बरसी मनाई गई है। इसमें किया क्या गया है कि रवांडा में एक, रवांडा की राजधानी है किगाली, वहाँ पे वॉक टू रिमेंबर, वॉक मतलब चलना होता है, रिमेंबर मतलब याद रखना। ठीक, तो वॉक टू रिमेंबर नाम की एक प्रदर्शनी है, उसका आयोजन किया गया है जिसमें इनको शहीदों को याद किया जाएगा। ठीक है, मारे गए लोगों की याद में यहाँ पे वॉक टू रिमेंबर का आयोजन किया गया है। किगाली देखिए रवांडा की राजधानी है। ठीक है, इसमें रवांडा के जो राष्ट्रपति हैं पॉल कगमे, इनके साथ साथ इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल भी हिस्सा लेंगे। ठीक है, इस वॉक टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब बात आती है कि रवांडा कहाँ पे है। रवांडा देखिए हमारा अफ्रीकन देश है। रवांडा क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है। और अगर आपने साल 2018 का करंट अफेयर देखा होगा तो मैंने आपको उसमें बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जब रवांडा और युगांडा की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने रवांडा को गिरिंका योजना के तहत 200 गायें भेंट की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसको 200 गाय भेंट किया था? तो रवांडा को। वहाँ पे सभी लोग एक गाय रखते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मिस्र में कितने साल पुरानी मम्मियों का पता चला। मिस्र में क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति मरता है या फिर वो जिंदा भी रहता है तो वहाँ पे एक मम्मी, जैसे हमारे यहाँ जला दिया जाता है, वहाँ पे मम्मी बना करके रख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये 25,000 नहीं 2500 वर्ष होगा। कितना होगा? 2500 वर्ष पुरानी एक मम्मी मिली है वहाँ पे। यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया है तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत करिएगा, मैं आपको इसीलिए यहाँ पे बता दी। अब बात करते हैं कि मिस्र की राजधानी कहाँ है। तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है मिस्र की राजधानी। और माना जा रहा है कि मिस्र के प्राचीन 26वें राजवंश के काल का यह मम्मी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अप्रैल 2019 को किस घटना की 100वीं सालगिरह के रूप में मनाया गया। यहाँ मैं थोड़ा सा आपका 3 से 4 मिनट का टाइम लूँगी क्योंकि ये घटना रिलेटेड है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूंगी इसके बारे में। देखिए 1999 में आया था हमारा रॉलेट सत्याग्रह। उसके अलावा 1917 में हुआ था चंपारण। असहयोग हुआ था 1920 में। ठीक, तो फिलहाल जिसकी 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है वो है रॉलेट सत्याग्रह। अप्रैल में मैं आपको बता दूं कि 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल का आह्वान किया और इसी की हम लोग सालगिरह मना रहे हैं 100वीं कब? अप्रैल 2019 में। इसको क्या कहा गया था? सत्याग्रह सभा। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलती हूँ। देखिए हुआ क्या था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए और इस समय देश में राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी और साथ ही साथ क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ रही थी। ये सब देख के अंग्रेजों ने क्या किया, इंग्लैंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट। कौन थे? सिडनी रॉलेट। उनको भेजा गया कि आप जाइए सब देखिए कि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो एक समिति बनी थी 1917 में 1917 में और इसमें रॉलेट एक्ट था क्या? इसको कहा गया था काला कानून या बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। ठीक है, तो इसमें था क्या कि संदेह मात्र से ही किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता और गुप्त रूप से उसको उसके ऊपर मुकदमा चला करके उसे दंडित कर दिया जाता, जिसका भारतीयों ने बहुत विरोध किया, फिर भी यह कानून पास हो गया। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया कि चलो अब हम लोग एक सत्याग्रह सभा करते हैं जिसमें हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो 6 अप्रैल को इस हड़ताल को किया गया। इस हड़ताल के बाद ही होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अप्रैल हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। इसमें हुआ था क्या कि बैसाखी की दोपहर को एक सभा का आयोजन किया गया था जिसको जनरल डायर ने गैर कानूनी घोषित कर दिया और लोगों को बिना निकलने का मौका दिए हुए वहां पे गोली चला दिया। आई थिंक आप सभी लोग इस घटना से वाकिफ होंगे, जिसमें करीब 1000 मासूम लोग मारे गए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो यहाँ पे मीटिंग हो रही थी सभा जलियांवाले बाग में, या क्यों हो रही थी? तो इसमें इसलिए हो रहा था कि पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में यहाँ पे एक सभा की जा रही थी। ठीक, तो याद रखिएगा रॉलेट सत्याग्रह के 100वीं सालगिरह मनाई गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हाल ही में मालदीव में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी को सफलता मिली? तो मालदीव के इस संसदीय चुनाव में सफलता मिली है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को। ठीक है, किसे मिली है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, इसमें इन्हें सफलता मिली है। नेक्स्ट है हमारा कि कहाँ स्थित कंगला तोंगबी युद्ध स्मारक। कंगला तोंगबी एक युद्ध स्मारक है जो कि है हमारा मणिपुर में। सेना आयुध कोर द्वारा 7 अप्रैल को इस युद्ध की प्लैटिनम जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है? इस युद्ध की प्लैटिनम जयंती मनाई गई है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए हुआ क्या था कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1939 में और ये कब तक चलता है? 1945 तक। ठीक, इसी के मध्य में 1944 में एक भयंकर लड़ाई होती है किसके द्वारा? तो 221 अग्रिम आयु डिपो के द्वारा। ठीक, यह एक सेना की टुकड़ी थी जिसका नाम रखा गया था 221 अग्रिम आयु डिपो। इसमें क्या करता है कि जापान तीनों तरफ से घेर लेता है मणिपुर को और उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो इसी युद्ध में वहाँ के जिन सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी उन्हीं की याद में बना है कंगला तोंगबी युद्ध स्मारक और 7 अप्रैल 2019 को इसकी प्लैटिनम
जयंती मनाई गई। ठीक है, तो याद रखिएगा यह घटना कब से संबंधित है हमारा, यह संबंधित है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ये आप जो देख रहे हैं इमेज, ये किसका है, जो वॉर मेमोरियल बना है उसी का इमेज है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 को जारी किया। इसमें किस आईआईटी ने ओवरऑल शीर्ष रैंकिंग हासिल किया है? तो यह देखिए कई श्रेणियों में अवार्ड दिया गया है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ओवरऑल रैंकिंग में सफलता किसने हासिल किया है, तो आईआईटी मद्रास ने। इसके अलावा आईआईटी मद्रास से मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया था लास्ट ईयर कि आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम क्या रखा गया था, शक्ति। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको इसलिए कोरिलेट करा के पढ़ाते चलती हूँ कि अगर आप भूल गए हो तो आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, और आईआईटी हैदराबाद जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक बीटेक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड। फिलहाल हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा, आईआईटी मद्रास। अब देखते हैं कि यह रैंकिंग कहाँ पे जारी की गई, तो दिल्ली में इंडिया रैंकिंग 2019 को जारी किया गया, जिसमें जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको उनकी नवाचार उपलब्धियों के लिए अटल रैंकिंग भी जारी किया गया, जिसका नाम क्या है, एरिया। ठीक है, क्या है, एरिया। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो अगर आपसे पूछ ले कि एरिया में ओवरऑल शीर्ष रैंक किसने हासिल किया है, तो आईआईटी मद्रास ने। इसको जारी किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत। बाकी जो इसमें कुल 8 श्रेणियों में अवार्ड दिया गया है, तो बाकी सभी को हम लोग इस स्पेशल वीडियो बना करके उसमें कवर करेंगे। अगला हमारा कि भारत और किस देश के बीच 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, तो भारत और श्रीलंका के बीच। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भारत की सीमा श्रीलंका से लगती है? नहीं, नेपाल से लगती है, जबकि श्रीलंका से नहीं लगती है। अब इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कब शुरू किया गया था, 2012 में शुरू किया गया था। श्रीलंका से हमारे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में मैत्रीपाल सिरिसेना। ठीक, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना है, और वहाँ के पीएम है विक्रमा सिंधे, रामिल विक्रमा सिंधे वहाँ के पीएम है। ठीक है, याद रखिएगा। ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अब हम लोग जो हमारे कल के, नहीं, हमारा अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अमेरिका ने 8 अप्रैल 2019 को किस देश की सेना, जिसका नाम है रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया। तो अमेरिका ने ईरान की संस्था को आतंकी संगठन के रूप में घोषित कर दिया। अमेरिका का मानना है कि ईरान में इस आतंकी संगठन को क्या किया जाता है, फंडिंग की जाती है, जिससे कि विश्व में आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। इस वजह से अमेरिका ने डायरेक्टली इस संगठन को क्या कर दिया है, आतंकी संगठन के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और अब हम लोग हमारे कल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका रिवीजन करेंगे। तो कल का हमारा क्वेश्चन था कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में। इसके अलावा था हमारा कि ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता, तो टाटा स्टील ने जीता ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट था हमारा कि ग्लोबल कूलिंग कोalition को किस देश ने लॉन्च किया, तो डेनमार्क ने लॉन्च किया है ग्लोबल कूलिंग कोalition को। इसके अलावा था कि भारत ने किस अफ्रीकी देश से सीआरपीएफ के जवानों को वापस बुला लिया, तो लीबिया। वहाँ पे हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं, इस वजह से भारत ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। अगला था हमारा कि हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया, प्रदीप नंदरजोग ने शपथ लिया है। उसके बाद था हमारा कि मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता था, तो लिन डैन ने जीता, जो कि चीन से हैं। और भारतीय, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ग्रैहम रीड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। इसके अलावा था कि केरल बाढ़ पर एमएक्स क्यूरी किसे नियुक्त किया गया है, तो जैकब पी एलेक्स को। केरल बाढ़ के ऊपर एमएक्स क्यूरी किसे नियुक्त किया गया है, जैकब पी एलेक्स। तो ये था हमारा कल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।